हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग नीट 2023 के लिए डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ लेक्चर से कि कौन से टॉपिक और कौन से चैप्टर में से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। उसी सीरीज में आज हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 5 की, क्लास 12 बायोलॉजी की, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहाँ से कौन से टॉपिक आपको डेफिनेटली पढ़ के जाने हैं, जाकि जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस हैं। देखिए, ये बहुत हाई वेटेड चैप्टर है आपका। इसमें से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज मिलते ही हैं हर साल। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूरा ही चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ कि इसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना तो आप कहेंगे इस सेशन का फ़ायदा ही क्या। सेशन का फ़ायदा ये है बच्चे कि मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ लिंकेज को थोड़ा सा, और थोड़ा सा पेडिग्री एनालिसिस के 2-4 क्वेश्चन आपको करवा दूँ। बाकी आपको इस चैप्टर से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको बाईपास करना। चैप्टर आपको लगभग पूरा ही पढ़ के जाना है, ठीक है जी। तो चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाइए। चैप्टर में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह मैं बताने जा रहा हूँ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पढ़ के जाइए, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस को पढ़ के जाइए, लिंकेज को पढ़ के जाइए। लिंकेज से अक्सर आपको एक क्वेश्चन मिलना चाहिए। सेक्स डिटर्मिनेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर से ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन आपको हर साल मिलता है। और पेडिग्री एनालिसिस 1-2 साल से उन्होंने पूछे नहीं है, तो पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन भी आपको इस बार मिलने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अब इन सब के टॉपिक के लेक्चर मेरे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग लिंकेज की बात कर लें इस वाले लेक्चर में, और थोड़ी सी पेडिग्री एनालिसिस 15 मिनट आपके लूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है अपने पास। तो लिंकेज क्या है? लिंकेज है ऐसे जीन्स जो जीन्स सेम क्रोमोसोम पे होते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन को मेंटेन रखें। मतलब अगर ये जीन, मानिए हम लोग बात कर रहे हैं क्रोमोसोम नंबर 9 की, ह्यूमन बीइंग के, जिसमें जीन आई भी सिचुएटेड है क्रोमोसोम 9 पे, और मानिए कोई जीन जे भी सिचुएटेड है, तो इनकी टेंडेंसी होगी कि इकट्ठे एक साथ इनहेरिटेंस हो इनका, अगली जनरेशन में इकट्ठे एक साथ जाएं, एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। इसी को हम लोग बोल रहे हैं लिंकेज। साथ कब छोड़ सकते हैं? साथ तब छोड़ सकते हैं जब होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हो क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, मानिए ये ऑटोसोम की बात हो रही है, और लेडीज़ में, फीमेल सेक्स में आप देखते हैं एक्स क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है, वो एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम हुए। इस वाले केस में मानिए ऑटोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 9 है, जिस पे जीन आई सिचुएटेड है, वो जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी, वो जीन आई, जिसके कि आप जानते हैं 3 एलील IA, IB और I होते हैं। तो यहाँ पे जीन आई सिचुएटेड है, यहाँ पे जीन जे सिचुएटेड है। अब आई का A एलील सिचुएटेड है और इसके होमोलोगस पे आई का B, और इधर जे का डोमिनेंट एलील और इधर रिसेसिव एलील। तो क्रॉसिंग ओवर अगर यहाँ से हो जाए, क्रॉसिंग ओवर क्रोमोसोम के उस सेगमेंट से हो जाए जो इन दोनों के बीच में, तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज क्रॉसिंग ओवर, और तब ये रिकॉम्बिनेंट बन जाएंगे, नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या था? एक क्रोमोसोम पे IJ था और दूसरे क्रोमोसोम पे I और J था। तो वो जीन्स which are situated over the same chromosome, that genes have tendency to maintain the parental combination and inheritance of those genes occur in bulk। उनका इकट्ठे एक साथ इनहेरिटेंस होता है, वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, केवल उस सिचुएशन में छोड़ेंगे जब उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाए। तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो नए कॉम्बिनेशन बन जाते हैं वो रिकॉम्बिनेंट कहलाते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया। अब आपको क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड, या कहिए कि लिंकेज से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकता है। देखिए, यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है, अ होमोलोगस रिसेसिव, ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें आपको CD जीन्स के लिए रिसेसिव होमोलोगस कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन है, सॉरी होमोजाइगस कंडीशन है रिसेसिव जीन के लिए, रिसेसिव एलील होमोजाइगस कंडीशन में विद क्रॉस विद डोमिनेंट। उसका क्रॉस कराया हम लोगों ने डोमिनेंट के साथ। डोमिनेंट को हम लोग वाइल्ड टाइप भी बोल देते हैं। वाइल्ड टाइप बेसिकली उस जीन के लिए बोला जाता है विच इज़ प्रीडोमिनेंट इन द पॉपुलेशन, जो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, अकरेंस उसकी ज़्यादा और डोमिनेंट है, उसके लिए वाइल्ड टाइप भी यूज़ किया जाता है। तो वाइल्ड टाइप के साथ क्रॉस कराया रिसेसिव होमोजाइगस इंडिविजुअल का, ठीक है जी। इफ देयर हाइब्रिड इज टेस्ट क्रॉस, अब उसका हाइब्रिड क्या बनेगा? हाइब्रिड बनेगा ये। हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस कराया, टेस्ट क्रॉस कराया, टेस्ट क्रॉस में आप जानते हैं व्हाट इज टेस्ट क्रॉस। जब हाइब्रिड को हम लोग कराते हैं क्रॉस विद होमोजाइगस इंडिविजुअल, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, जब हम हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म को क्रॉस कराएं उसके होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो वो कहलाती है टेस्ट क्रॉस।
ठीक है। और टेस्ट क्रॉस में अगर तो जीन्स लिंक्ड नहीं है तो टेस्ट क्रॉस का रेशियो जो आता है वो 1:1:1:1:1 आता है। डाई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म का अगर आप टेस्ट क्रॉस कराएंगे, टेस्ट क्रॉस का मतलब होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो जो आउटकम होगा क्रॉस का उसका रेशियो जो होगा 1:1:1:1 होगा। ठीक, कैसे आइए समझिए। मानिए ये वाला राउंड येलो वाला, इस वाले इंडिविजुअल का आप क्रॉस करा दीजिए इस वाले के साथ, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। ओके, अगर ये जीन्स लिंक नहीं है तो क्या रेशियो आएगा? तो रेशियो आएगा 1:1:1:1। ठीक है, कैसे? अब आप देखिए कैसे आएगा। इसके बनेंगे जो एलील RY 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 RY, और इधर एक ही तरह का गैमीट बनेगा। इस इंडिविजुअल के जो गैमीट बने वो 4 तरह के, क्योंकि ये इसके साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है, ये इसके साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है, ये इसके साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है, और ये इसके साथ भी 4 तरह के। तो जो आउटकम होगा वो 1:1:1:1 होगा। ठीक, अगर लिंक नहीं है। और अगर लिंक्ड है तो क्या सीन बनेगा? लिंक्ड के केस में RRYY क्रॉस करा दीजिए आप। और ये लिंकेज भी 2 तरह की है, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज वो कि भैया वो इतने पास हैं कि एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे, R और Y इतने पास हैं कि इनके बीच में यहाँ से क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं रही। तो कंप्लीट लिंकेज के केस में इसमें 2 ही तरह के आपके बनेंगे गैमीट, और इधर एक ही तरह का गैमीट बनेगा। तो जो उसका यूनिट स्क्वायर से हम देख रहे हैं जो आउटकम होगा वो कैसा होगा? वो 1:1 होगा। केवल 2 ही तरह के ऑर्गेनिज्म बनेंगे। ठीक है जी, क्योंकि 2 ही तरह के आपके बने थे गैमीट, तो 2 ही तरह के इंडिविजुअल बनेंगे। लेकिन उनका ये देखिए, तो 1:1 हो गया रेशियो अगर कंप्लीटली लिंक्ड है। और इनकम्प्लीट लिंक्ड होते मतलब वो दिखा रहे होते क्या? वो दिखा रहे होते इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो कितनी तरह के बन जाते हैं आपके? 4 तरह के इंडिविजुअल बन जाते। उन 4 तरह के इंडिविजुअल में R के साथ YB, R के साथ YB, R के साथ कैपिटल YB, R के साथ लोअर केस YB, तब 4 तरह के आपके इंडिविजुअल बन जाते। और उनका जीनोटाइप और फिनोटाइप 4 तरह का होता। राउंड येलो भी होते, राउंड रिंकल्ड भी होते, रिंकल्ड येलो भी होते, और रिंकल्ड ग्रीन भी होते। ठीक है, तो अगर टेस्ट क्रॉस कराओगे आप, टेस्ट क्रॉस से पता लग जाता है जीन्स लिंक्ड है कि नहीं है, उसका जो आउटकम आता है। ओके, बात समझ में आई? तो यहाँ पे कह रहा होमोजाइगस रिसेसिव है ऐसा इंडिविजुअल जिसको आपने वाइल्ड के साथ क्रॉस करा दिया, जो बना ऑर्गेनिज्म उसका आपने टेस्ट क्रॉस करा दिया। टेस्ट क्रॉस कराने पे जो फाइंडिंग आ रही है, प्लस वाले इस तरह के इंडिविजुअल 900, CD वाले इस तरह के इंडिविजुअल 880, प्लस D वाले 115, प्लस C वाले 105। देखिए ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ऐसा कॉम्बिनेशन जो पेरेंट में था। ये रिकॉम्बिनेंट है, ऐसा कॉम्बिनेशन एलील का या जीन्स का जो पेरेंट में नहीं था। ये रिकॉम्बिनेंट है और ये आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। अब हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन जीन। आपको पता है जितने % रिकॉम्बिनेंट बनते हैं उतने ही मैप यूनिट पे वो जीन्स होते हैं। अब हमको ये देखना है कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या है रिकॉम्बिनेशन की, हमको ये निकालना है। रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे तो जितने % फ्रीक्वेंसी होगी, जितने % रिकॉम्बिनेंट बने जीन्स उतने ही दूरी पे एक दूसरे से हैं। कैसे निकालते हैं उसका आप तरीका समझ लीजिए कि हम लोग ये कैसे कैलकुलेट करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट % या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म, नंबर ऑफ, उसके लिए तरीका है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म इन अ गिवन क्रॉस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म या टोटल नंबर ऑफ प्रोजीनी, कुछ भी कह लीजिए, टोटल नंबर ऑफ प्रोजीनी फॉर्म इन दैट गिवन क्रॉस। इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगी किसकी? रिकॉम्बिनेशन की। रिकॉम्बिनेंट कितने बने हैं? 220, इनका सम टोटल 220। और टोटल नंबर प्रोजीनी कितनी है? 780 प्लस 220। टोटल नंबर में रिकॉम्बिनेंट और पेरेंटल दोनों जोड़ेंगे तो 2000 हो गया। डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा
रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 11% बन रहा है रिकॉम्बिनेंट, इसका मतलब है जीन्स कितने डिस्टेंस पे हैं, 11 मैप यूनिट के डिस्टेंस पे है, हमारा आंसर हो जाएगा 11। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आए, आपने क्या करना है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, उतने ही परसेंटेज, उतने ही मैप यूनिट पे वो जीन सिचुएटेड है। आंसर क्या हो जाएगा, 11 मैप यूनिट। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन जो लास्ट नीट 2022 में भी आया था, क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड जेड एंड वाई एंड जेड, क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। तो आगे कह रहा है जी क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जी क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी दे रखी बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के बीच में 10%, एक्स एंड जेड के बीच में 19 और वाई एंड जेड के बीच में 29%। पूछ रहा है व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, इनका सीक्वेंस क्या है जीन्स का। तो ये बेटा कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए, जो जीन्स में सबसे ज़्यादा क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी आ रही वो जीन्स सबसे ज़्यादा दूरी पे है सेम क्रोमोसोम पे, ठीक। वाई जेड 29, तो एक तरफ वाई को रख दीजिए, एक तरफ जेड को रख दीजिए। अब ये 29% आपका ये इनके बीच में मैप यूनिट का डिस्टेंस हो गया। अब कह रहा है एक्स और जेड के बीच में जो डिस्टेंस है बता रहा हूँ कितना है 10, और वाई और जेड के बीच में 19। सीधी सी बात समझ में आ गई ना भाई। देखिए एक्स और वाई के बीच में 10% रिकॉम्बिनेंट, मतलब एक्स वाई के बीच में डिस्टेंस कितना 10 मैप यूनिट का, और एक्स एंड जेड के बीच में कितना 19। तो वाई से 10 मैप यूनिट पे क्या सिचुएटेड है, एक्स। ये टोटल इन ऑल डिस्टेंस जो है इनका, टोटल डिस्टेंस 29 मैप यूनिट है। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस उसने दे दिया एक्स और जेड, एक्स और वाई के बीच में 10%, 10 मैप यूनिट। तो एक्स और इसके बीच में 10, तो एक्स और जेड के बीच में कितना बचा डिस्टेंस 19। अब देखिए क्या ये फुलफिल हो रहा, हमारी ये जो हमने बना ली है अपना डायग्राम, क्या ये फुलफिल कर रहा डाटा को, उसके रिक्वायरमेंट जो है। एक्स और वाई के बीच में बता रहा है 10, बिल्कुल ठीक बात है 10। एक्स और जेड के बीच में कितना 19, एक्स और जेड के बीच में 19 और वाई और जेड के बीच में 29। हमारा ये बिल्कुल ठीक इसके साथ मैच हो रहा है। तो क्या हो जाएगा सीक्वेंस हो गया वाई एक्स जेड कह लीजिए, या इधर से अगर रीड करना है तो जेड एक्स वाई कह लीजिए। एक एक्सट्रीम पे वाई है, एक एक्सट्रीम पे जेड है, और उनके बीच में एक्स है। एक्स का डिस्टेंस वाई से 10 है और एक्स का डिस्टेंस जेड से 19 है। इस तरह से क्वेश्चन कभी भी इस तरह का है, आपको इस तरह से उसको टैकल करना है, सॉर्ट आउट करना है। इस पे आ जाइए, 3 जीन्स ABC, परसेंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन A एंड B 20, B एंड C 28 एंड A एंड C 8। व्हाट इज़ द सीक्वेंस, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस XYZ था, यहाँ पे ABC है और थोड़ा डाटा चेंज हो गया। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना B में, तो यहाँ पे B को प्लेस करिए, यहाँ पे C को। AB के बीच में 20, A को यहाँ प्लेस कर दीजिए, A और C के बीच में 8, देखिए रेस्ट बचा 8, ये 20, ये 8, तो ये कितना 28, ठीक है। तो फुलफिल हो रहा, क्या हो जाएगा आंसर BAC या CAB। तो हमारा BAC करेक्ट है, आपको इसके साथ जाना चाहिए। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए, ये फ्रेम हो सकता है। इन अ लीनियर क्रोमोसोम मैप डिस्टेंस बिटवीन 4 लोकाइज A एंड B के बीच में, देखिए अब देखिए A और B के बीच में डिस्टेंस कह रहा है 10%, A और D के बीच में कह रहा है 3%, B और C के बीच में 4% और A और C के बीच में 6%। व्हाट इज़ द क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी बिटवीन C एंड D। तो ये इसमें 2 स्टेप है। इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, ये टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो आप बिल्कुल वो हो जाएंगे कि भाई हम ये क्वेश्चन इस तरह का अगर आ गया तो हम कर ही लेंगे। इसलिए आपको ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। तो देखिए मैंने आपको बता रखा तरीका इस तरह के क्वेश्चन करने का। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है कौन सा है, A और B, उसको आप प्लेस कर दीजिए। हमें अब क्या पता लगाना, क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी C एंड D, या दूसरे शब्दों में C और D के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये पूछ रहा वो। तो जो आपको दे रखा A यहाँ पे, B यहाँ पे, इनके बीच में 10 मैप यूनिट का डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। अब A और D के बीच में 3,
ए से 3 मैप यूनिट पे हो गया डी, ये डिस्टेंस हो गया 3 मैप यूनिट। बी सी के बीच में 4, सी यहाँ पे दे दीजिए, इनके बीच में हो गया 4 मैप यूनिट का डिस्टेंस। ए और सी के बीच में 6, देखिए टोटल ये 10 है और बी और सी के बीच में 4 है, तो ए और सी के बीच में कितना बचा, सीधी सी बात 6 बचा। ए और सी के बीच में 6 मैप यूनिट का डिस्टेंस। अब इसने और जो दे रखा आपको डाटा, उसमें इसने दे रखा है कि ए और डी के बीच में डिस्टेंस कितना है 3, तो बी और डी के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, बी और डी के बीच में डिस्टेंस हो गया 7। अगर ये पूछा जाता, आपसे पूछा गया सी और डी के बीच में, तो ए से सी का डिस्टेंस है 6 मैप यूनिट और ए से डी का डिस्टेंस है 3 मैप यूनिट, तो सी और डी के बीच में कितना बचा, 3 मैप यूनिट का बचा। ठीक है, डी और सी के बीच में कितना होगा, 3 मैप यूनिट का होगा, तो 3% इसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर हुई बात, नहीं गचपच हो गया, फिर से समझ लीजिए। ए और बी के बीच में 10, ए डी के बीच में 3, बी सी के बीच में 4 और ए सी के बीच में 6। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो जो जीन्स सबसे ज़्यादा डिस्टेंस दिखा रहे हैं, एक एक्सट्रीम पे आप उसमें से एक को रखिए, दूसरे पे दूसरे को, 10 मैप यूनिट। अब ए से डी 3 मैप यूनिट, बी से सी 4 मैप यूनिट। अब आपसे पूछा गया है ए से सी 6 मैप यूनिट, तो ए से सी आपका हो गया 6 मैप यूनिट। ठीक, यहाँ से यहाँ 6 मैप यूनिट। अब क्या बचा आपके बीच में, सी और डी का पूछा है, तो ए से सी 6 और ए से डी 3। सी और डी के बीच में कितनी बची डिस्टेंस, सी और डी के बीच में डिस्टेंस बचा 3, तो कितने % मैप यूनिट, या 3 मैप यूनिट, या उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी 3%। आंसर क्या हो जाएगा, 3। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व। इस तरह क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे। पिछले साल आया था। पेडिग्री एनालिसिस पे आइए। पेडिग्री एनालिसिस कभी भी आपको आए तो पेडिग्री जहाँ से चालू हो रही वो कहला रहे प्रोबैंड और उनके नीचे उनकी प्रोजिनी। पेडिग्री एनालिसिस जो आपको आती है बेसिकली वो आती है आपको 3 जनरेशन की पेडिग्री, वो आपसे दिखाएंगे। अब आपने क्या देखना है, पेडिग्री में आपने देखना है कोई कपल ऐसा है जो डिजीज़ ना दिखा रहा हो, या दूसरे शब्दों में हम कहीं ट्रेट ना दिखा रहा हो, या करेक्टर ना दिखा रहा हो। पेडिग्री में जो कपल आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 कपल यहाँ दिख रहे हैं, मानिए यहाँ पे भी हो जाता 4 कपल। कहीं पे कोई ऐसा है कि हस्बैंड और वाइफ, दूसरे शब्दों में बोलूँ पेरेंट डिजीज़ ना दिखा रहे हो, या ट्रेट ना दिखा रहे हो, करेक्टर ट्रेट ना दिखा रहे हो, लेकिन नीचे प्रोजिनी में वो करेक्टर या कहिए ट्रेट या कहिए कि डिजीज़ हो। जो भी आप कह लीजिए, उसको ट्रेट कह लेते हैं हम लोग, करेक्टर कह लेते हैं, उसको हम लोग डिजीज़ कह लेते हैं। नीचे प्रोजिनी में, उनके प्रोजिनी में वो करेक्टर खुल के सामने आ जाए लेकिन पेरेंट्स ना दिखा रहे हो, तो वो रिसेसिव का ट्रेट होता है। पेडिग्री देखते ही 1 सेकंड में आपने डिसाइड कर लेना है कि रिसेसिव का ट्रेट है कि डोमिनेंट का ट्रेट है। अब ये सब बातें आपकी समझ में आ रही हैं तो आगे आप देखो, समय अपना इन्वेस्ट करो, वरना समय ना खराब करो। अगर आपको यही नहीं पता कि रिसेसिव और डोमिनेंट क्या होता है, भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, उसमें जो कॉम्बिनेशन बन सकता है, होमोजाइगस डोमिनेंट का बन सकता है, होमोजाइगस रिसेसिव का बन सकता है, या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का बन सकता है। एलील का कॉम्बिनेशन ये कैसे बन गया भैया, कि हवा में नहीं बन गया, पेरेंट में क्या था उससे बन गया, पेरेंट से आने गैमीट से। एक एलील उसको मदर से, एक एलील उसको उसके फादर से मिलना है। तो डिपेंड करता है कि जीनोटाइप फादर और मदर का कैसा है। हम पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, उसमें इस तरह के 3 ऑप्शन बन सकते हैं। अगर ऑटोसोम की बात कर रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो अलग, यहाँ पे ऑटोसोम की बात कर रहे हैं। सेम ही कंडीशन होती सेक्स और उस पर। चलिए आइए, होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, होमोजाइगस रिसेसिव हो सकता है, या हेट्रोजाइगस हो सकता है। इस तरह की पेडिग्री में आपने सबसे पहले ये डिसाइड कर लेना है कि ये डोमिनेंट एलील की वजह से पेडिग्री है कि रिसेसिव एलील की वजह से ये ट्रेट या कैरेक्टर पेडिग्री उसको बनाई गई है। पेडिग्री में आप क्या कर रहे हैं, कोई आनुवंशिक बीमारी का आपने इतिहास डायग्रामेटिक रूप में प्रेजेंट कर दिया है। किसी भी फैमिली में वो डिजीज़ कैसे रन हो रही, वो कैरेक्टर कैसे रन हो रहा है, किससे किस में जा रहा, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, जीन। और जीन के 2 रूप एक दूसरे के, एलील। तो एलील डोमिनेंट का रोल है उसको दिखाने में कि रिसेसिव का रोल है। कैसे डिसाइड करेंगे, अगर पेरेंट में डिजीज़ नहीं है या करेक्टर नहीं है, ट्रेट नहीं है, लेकिन नीचे ट्रेट आ जाए, करेक्टर आ जाए, तो वो रिसेसिव का होता है। और अगर कहीं भी पेडिग्री में ऐसा आपको देखने को नहीं मिल रहा
कि बच्चे में जब ट्रेट आया है तो पेरेंट एक ना एक कैरेक्टर दिखा रहा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो रिसेसिव, नहीं तो डोमिनेंट के केस में क्या होगा कि अगर बच्चा इफेक्टिव है तो एक ना एक फादर इफेक्टिव होगा। बात समझ में आई? नहीं आई? गचपच हो गया? फिर से समझो। अगर फादर या मदर में डिजीज नहीं है, ट्रेट नहीं है या लक्षण नहीं है, लेकिन नीचे प्रोजिनी में लक्षण शो हो जाए तो रिसेसिव का होता है, रिसेसिव एलील से गवर्न होने वाला ट्रेट होता है। और अगर बच्चा जब भी इफेक्टिव है, एक ना एक फादर या मदर इफेक्टिव हो, एक ना एक इफेक्टिव होगा, तो वो डोमिनेंट का ट्रेट होता है। एक चीज़ आपने डिसाइड कर ली कि ये जो पेडिग्री आपको दिखाई गई है डोमिनेंट एलील की वजह से कि रिसेसिव। अब आपको ये डिसाइड करना कि ऑटोसोम की वजह से है कि सेक्स लिंक। सेक्स लिंक में वो आपसे वाई वाला नहीं पूछेगा, आपसे एक्स वाला पूछेगा। एक्स क्रोमोसोम से गवर्न होने वाली आपसे पूछेगा, वाई वाली नहीं पूछेगा। कारण क्योंकि वाई वाला ट्रेट हमेशा मेल में ही आता। तो पेडिग्री में अगर मेल ही मेल इफेक्टिव देख रहा है तो वाई लिंक ट्रेट है जो आपसे पूछा नहीं जाता, आपसे एक्स लिंक पूछा जाता। अब आपने एक नज़र में डिसाइड कर लिया कि ये डोमिनेंट का ट्रेट है कि रिसेसिव का ट्रेट है। एक नज़र में डिसाइड हो जाता। कैसे? आइए आगे दिखा देता हूँ अभी आपको। एक नज़र में पेडिग्री देखते ही आप डिसाइड कर लोगे डोमिनेंट या रिसेसिव। अब दूसरा स्टेप है कि एक्स लिंक्ड कि ऑटोसोम, ये डिसाइड करना होता है। देखिए उसके लिए आपका तरीका क्या है। अगर तो पेडिग्री में आपको ये दिखाई दे कि मेल ज़्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं और मेल जब इफेक्टिव है, मेल से हमेशा डॉटर में डिजीज जा रही है, सन में नहीं जा रही, तो वो एक्स लिंक का ट्रेट होगा। ऑटोसोम में क्या होगा? दोनों ही सेक्स इक्वली इफेक्टिव होंगे और मेल से मतलब फादर से डिजीज जो है सन और डॉटर दोनों में जा रही होगी, तो वो ट्रेट होगा आपका ऑटोसोम से। पहला स्टेप है आपने ये डिसाइड करना है कि रिसेसिव ट्रेट है कि डोमिनेंट। वो डिसाइड हो जाएगा पेडिग्री देखते ही, जिसका कि मैंने आपको तरीका बता दिया। अगला स्टेप होता है कि एक्स लिंक ट्रेट है कि ऑटोसोमल ट्रेट है। उसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया कि भाई एक्स लिंक ट्रेट में फादर से कभी भी डिजीज सन में नहीं जाएगी। फादर से अगर सन में डिजीज जा रही तो ऑटोसोम का ही ट्रेट होगा। ठीक है। और दूसरा आपको ये देखने का तरीका ये है कि अगर आपको डिसाइड होने के बाद रिसेसिव में आप देखो कि उसमें अकरेंस जो है मेल में ज़्यादा है तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव में दोनों ही सेक्स इक्वली इफेक्टिव होते हैं। ऐसा आपको पेडिग्री में देखने को नहीं मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेल इफेक्टिव दिख रहे हो। 2-3 बातें आप याद रखोगे, आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, इस पेडिग्री को देखिए। इस पेडिग्री में देखते ही आप समझ गए कि ये कैसी है, रिसेसिव ट्रेट है, क्योंकि यहाँ पे कपल डिजीज नहीं दिखा रहा, ये डिजीज दिखा रहा है। तो ये कैसा ट्रेट हो गया? रिसेसिव का ट्रेट हो गया। अब ये ऑटोसोम रिसेसिव है कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। एक चीज़ से कि भाई यहाँ से देखिए मेल से आ रहा है तो ये सेक्स लिंक नहीं, ऑटोसोमल रिसेसिव। एक पॉइंट ये कि यहाँ पे मदर इफेक्टिव है। मदर एक्स लिंक्ड रिसेसिव में तभी इफेक्टिव होगी जब उस पर दोनों डिफेक्टिव एलील होंगे। तो यहाँ पे भी इससे सन को एक एक्स तो मदर से मिलना ही मिलना है, यहाँ पे भी डिजीज होती। तो एक कैसा ट्रेट है? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। आगे चलिए, इस वाले ट्रेट में आइए। इस वाले ट्रेट के लिए मेरे से बहुत बच्चों ने बहस करी है, क्योंकि इसकी मैं एक वीडियो डाली हुई है जिस पे करीब 15,000-16,000 व्यू हो चुके हैं और आए दिन इस पर कलेश होता रहता है कि भाई ये मैंने इसको प्रिडिक्ट किया एक्स लिंक्ड आपका डोमिनेंट ट्रेट है। वहाँ पे कोई बोलता है ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कोई बोलता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। बेटा ये आपका एक्स लिंक्ड ट्रेट है और डोमिनेंट ट्रेट है। डोमिनेंट ट्रेट आप कैसे समझे? क्योंकि जब भी प्रोजीनी में डिजीज है एक ना एक पेरेंट इफेक्टिव है, इससे ये डिसाइड हो गया कि ये डोमिनेंट का ट्रेट है। ऐसा आपको देखने को नहीं मिल रहा कि पेडिग्री में पेरेंट में डिजीज ना हो लेकिन बच्चे में डिजीज हो। तो एक सेकंड में आप समझ गए डोमिनेंट। अब ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कि ऑटोसोमल डोमिनेंट? देखो बेटा, अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता तो मेल में भी डिजीज जाती, फीमेल में भी डिजीज जाती। आप देखिए पेडिग्री में जब मेल इफेक्टिव है केवल डॉटर में डिजीज जा रही, मेल इफेक्टिव है केवल डॉटर में डिजीज जा रही। सन यहाँ पे भी नहीं इफेक्टिव हुआ, सन यहाँ पे भी नहीं हुआ, क्योंकि फादर कभी भी अपना एक्स नहीं देता किसको? सन को। फादर से एक्स किस में इनहेरिटेंस होता है? डॉटर में। इसलिए जहाँ जहाँ फादर इफेक्टिव है और फीमेल क्या करती है? फीमेल अपना एक्स दोनों को दे सकती है, डॉटर को भी दे सकती है, सन को भी दे सकती है। तो ये कैसा केस है? ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का केस है।
जब भी पेडिग्री आए आपको देखते ही पेडिग्री ये डिसाइड करना है कि ऑटोसोमल की रिसेसिव। 3 कपल है यहाँ पे, जब भी बच्चे में डिजीज़ है पेरेंट में एक ना एक में डिजीज़ है। कैसा ट्रेट हुआ? डोमिनेंट। ऐसा केस आपको देखने में नहीं मिल रहा कि बच्चे में कैरेक्टर हो, ट्रेट हो या डिजीज़ हो लेकिन पेरेंट क्लियर हो, ऐसा नहीं है, डोमिनेंट का ट्रेट है। अब ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल? ये ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है, मतलब उसको भी अगर हम बना दें तो पेडिग्री फुलफिल करेगी, लेकिन लॉजिकल नहीं होगी। लॉजिकल इसलिए नहीं होगी कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में आप इसको दे दीजिए ये जीनोटाइप और इसको दे दीजिए ये जीनोटाइप, तो इससे कैपिटल ए इसमें आ गया, स्पर्म से इसमें आ गया, लेकिन ये बच गया इसमें आपका, मानिए स्पर्म कैरी कर रहा ये वाला एलील और मदर तो ये होमोजाइगस है तो इसका जीनोटाइप ये कर दीजिए, बच गया। ठीक है, अब इस मदर में डिजीज़ आ गई, कैपिटल ए आ गया इससे ऑटोसोम पे। अब जब इसके बच्चे हुए तो इसमें डिजीज़, एग में ये वाला एलील था, इसमें डिजीज़ आ गई, एग में ये वाला एलील था, बच गया, एग में ये वाला एलील था, बच गया, एग में ये वाला एलील था, डिजीज़ आ गई। लेकिन आगे देखिए आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि इसमें फिर से डिजीज़ आ गई, एग में ये वाला एलील, इस स्पर्म में, इस बार जब स्पर्म बना फिर ये वाला एलील, इस बार जब स्पर्म बना तो ये वाला एलील, और ये देखिए पेडिग्री जस्टिफाई कर रही है लेकिन लॉजिकली जस्टिफाई नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा क्यों कर मुमकिन है कि इस वाली जनरेशन में भी जब मेल इफेक्टिव था, मेल सेक्स बच गया, सन बच गया, लेकिन डॉटर में डिजीज़ आ गई। कोइंसिडेंस ऐसा बार बार नहीं हो सकता कि जब जब मेल इफेक्टिव है डॉटर ही डिजीज़ शो कर रही है, सन डिजीज़ शो नहीं कर रहा। यहाँ पे भी 2 डॉटर बनी, उनमें तो डोमिनेंट एलील आ गया, रिसेसिव एलील नहीं आया फादर से, लेकिन यहाँ पे जब सन बना तो रिसेसिव एलील आ गया। ये लॉजिकली साइंस कोइंसिडेंस को नहीं मानती। हालांकि मैंने आपको बोला ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में भी हम पेडिग्री इस तरह की बना सकते हैं कि जस्टिफाई हो सकती है, लेकिन हजम नहीं हो रहा कि भैया ये ऐसा नहीं हो सकता यार, ये चीज़ गड़बड़ है। हाँ, एक्स लिंक में क्योंकि एक्स इसका आना ही मदर फादर का स्पर्म एक्स कैरिंग था जब भी डॉटर बनी, और एक्स उसका एक ही एक्स है, डोमिनेंट एलील कैरी कर रहा, डिजीज़ दिखा रहा, तो डॉटर डिजीज़ हो गई और फिर यहाँ पे डॉटर डिजीज़ हो गई, लेकिन सन बच गया क्योंकि सन को उसने एक्स अपना कंट्रीब्यूट इनहेरिटेंस से देना ही नहीं है। तो ये बात लॉजिकली ज़्यादा समझ में आती, इसलिए पेडिग्री कैसी है, डोमिनेंट की है नो डाउट, और ऑटोसोमल के लिए भी फुलफ़िल हो रही है और एक्स के लिए भी फुलफ़िल हो जाएगी। एक्स के लिए तो हो ही रही है, लेकिन डोमिनेंट के लिए ऑटोसोम के लिए भी हमने आपको लिख के दिखा दिया, बन सकता है, लेकिन वो लॉजिकल बात नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे, पेडिग्री कैसी है, ये आपका एक्स लिंक डोमिनेंट का ट्रेट है। ठीक है जी, आइए आगे चलें। अब इस वाली को देखिए, इसमें आप देखते ही समझ गए, यहाँ पर डिजीज़ नहीं है, नीचे डिजीज़ है, कैसा ट्रेट है, ये रिसेसिव ट्रेट है। अब ये कैसा, ऑटोसोमल रिसेसिव की एक्स लिंक? बेटा ये एक्स लिंक रिसेसिव है, क्योंकि एक्स लिंक में क्या होता है, मेल के पास एक ही एक्स है और उस पर रिसेसिव एलील होते हुए भी अपनी इफेक्ट दिखा देता है। तो मेल ही इफेक्ट दिखा रहा है क्योंकि एक एक्स है, जैसे ही उस पर रिसेसिव एलील आया इफेक्ट दिखा देगा, इसलिए एक्स लिंक रिसेसिव है। अब ऑटोसोमल रिसेसिव में भी मैं इसको बना के दिखा दूंगा कि वो फुलफिल हो जाएगा, लेकिन फिर वही बात है कि लॉजिकल नहीं होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार मेल ही डिजीज़ दिखा रहा है। तो ये आपका कैसा ट्रेट हो गया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव का ट्रेट हो गया। ठीक, इस तरह की पेडिग्री आपसे पूछी जाएगी, ज़्यादा कलेश वाली नहीं पूछी जाएगी। यहाँ पे आइए, आपने डिसाइड कर लिया है ये रिसेसिव का ट्रेट है। अब आपसे पूछा गया स्टडी द अबव पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, बता ही रहा फर्स्ट ए सेकंड ए और सेकंड बी के आपसे पूछ रहा है जीनोटाइप। फर्स्ट ए का जीनोटाइप कैसा होगा, ये होगा, क्योंकि नीचे डिजीज़ आ रही है तो एक डिफेक्टिव एलील तो उसके पास है ही, लेकिन क्योंकि डिजीज़ नहीं दिखा रहा तो दूसरा एलील डोमिनेंट है। अब आपसे पूछा सेकंड ए का, सेकंड ए का आप जानते ही हैं डिजीज़ नहीं दिखा रहा, तो एक तो उसके पास डोमिनेंट एलील है, अब दूसरा कौन सा एलील है, दूसरा रिसेसिव एलील देना ही पड़ेगा क्योंकि नीचे डिजीज़ आ रही है। इसका मतलब है एक डिफेक्टिव एलील उसको उसके फादर से एक मदर से मिल रहा, तो फादर का भी जीनोटाइप ये है और मदर का भी जीनोटाइप ये है। इसी तरह से सेकंड बी, इसका जीनोटाइप आपसे पूछा गया है क्या, तो बेटा यहाँ पे डिजीज़ आ रही है, इसका मतलब है एक डिफेक्टिव एलील तो उसको ये दे ही रहा, दूसरा डिफेक्टिव एलील उसको उसकी मदर से मिल रहा, लेकिन मदर डिजीज़ नहीं दिखा रही, इसका मतलब उसके पास जो दूसरा एलील है
दूसरे क्रोमोसोम पे जो इसका जीन का दूसरा रूप है वो डोमिनेंट वाला है। तो हम लोगों ने क्या कर लिए, इन लोग के जीनोटाइप, इसका जीनोटाइप फर्स्ट ए, सेकंड ए एंड सेकंड बी, तीनों का जीनोटाइप हेटेरोजाइगस है, तभी नीचे डिजीज जा रही है। आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें पूछा गया नॉन कैरियर कौन हो सकता है। सेकंड जनरेशन का 2 नॉन कैरियर हो सकता है, नहीं कैरियर ये, क्योंकि एक एलील इसको डिफेक्टिव आया। सेकंड जनरेशन का 4 ये भी कैरियर ही है। कैरियर वो होता है जो रिसेसिव में हेटेरोजाइगस हो, उसको बोलते हैं कैरियर। क्योंकि यहाँ पे डिजीज़ आ रही है वो तभी आ सकती है जब उसको एक डिफेक्टिव एलील इससे मिले, एक इससे मिले। तो यहाँ पे आपको एक डिफेक्टिव एलील तो देना ही पड़ेगा, दूसरा डोमिनेंट देना पड़ेगा, इसका मतलब है ये कैरियर है। तो ये भी हो गया सेकंड का 4। थर्ड के 2 पे आ जाइए। थर्ड का 2 जो है, थर्ड का 2 ये क्या कैरियर है, बिल्कुल कैरियर है, क्योंकि ये मदर जो है इसकी होमोजाइगस रिसेसिव वाली, तो एक तो इसके पास आना ही आना डिफेक्टिव। सेकंड जनरेशन का 5, सेकंड जनरेशन के 5 पे आ जाइए, ये कैरियर है, बिल्कुल कैरियर है, क्योंकि एक तो डिफेक्टिव एलील मदर से आना ही आना है। अब आप आ जाइए थर्ड जनरेशन का 4 ये, हाँ ये नॉन कैरियर हो सकता है, क्योंकि इसकी मदर और फादर दोनों ही इस कंडीशन के हैं, तभी यहाँ पे डिजीज़ आ रही है। एक डिफेक्टिव एलील तो दोनों के पास है, इस पर डिजीज़ आई। एक डिफेक्टिव एलील तो मदर के पास भी, फादर के, लेकिन दूसरा डोमिनेंट ही है, नहीं तो यहाँ डिजीज़ शो हो रही होती। अब इस वाले केस में हो सकता है इसका जीनोटाइप ये हो, और हो सकता है इसका जीनोटाइप ये हो। ये वाला जीनोटाइप भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता डिजीज शो हो रही होती। इन दोनों में से नॉन कैरियर कौन सा, ये तो नॉन कैरियर बनने के इसके चांस हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड जनरेशन का 4 ऐसा है जो नॉन कैरियर होने के चांस हैं, बाकी सब कैरियर हैं। इतना करके जाइए और ये सब पढ़ के जाइए। पेडिग्री एनालिसिस आपकी क्लियर हो गई। इस वाले लेक्चर के बाद लिंकेज आपका क्लियर हो गया। लिंकेज से इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपका आएगा नहीं। जो डाटा दे रखा उन्होंने मॉर्गन की क्रॉस का, उसको रट के जाइए। ये चीज़ आपको समझा दी और ये चीज़ आपको हो गया, आपका चैप्टर तैयार है। और मिलता हूँ ब्रेक के बाद, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, अगले चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।